नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल का एक टॉपिक भारत भूआकृतिक प्रदेश। और इससे पूर्व के वीडियो में हमने भारत के 2 भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। भारत के भूआकृतिक प्रदेश के भाग 1 वीडियो और भाग 2, इन 2 वीडियो में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। और आज हम भारत भूआकृतिक प्रदेश भाग 3 में भारत के तीसरे भूआकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत के पठार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे, मैंने भारत में दक्षिण का जो पठार है या प्रायद्वीपीय पठार, उसका रेखा मानचित्र यहाँ बनाया हुआ है। भारत का अधूरा जो है मैं रेखा मानचित्र, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और इसमें दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय पठार है और उस प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग जो नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको यहाँ इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और उसके प्रमुख जो भाग हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये आकार की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है। और ये प्रायद्वीपीय पठार काफी पुरानी या प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ है। मुख्य रूप से ये प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें धारवाड़ और आर्कियन कालीन चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और ये प्रायद्वीपीय पठार कठोर चट्टानों से बना होने के कारण इसमें धात्विक प्रकार के जो खनिज हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो भारत में यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठार है खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है। और भारत के अधिकांश जो खनिज हैं इसी प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनके बारे में हम एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है दक्कन का पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार प्रमुख रूप से भारत के दक्षिणी भाग में या भारत के आधे दक्षिण भाग में, जो भारत का नुकीला भाग है, इस दक्षिणी भारत में लगभग त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है। और इस प्रायद्वीपीय पठार की जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी घाट पर्वतों के द्वारा निर्धारित होती है और पश्चिमी जो सीमा है वो पश्चिमी घाट पर्वतों से निर्धारित होती है। तो भारत के दक्षिण में जो तटीय क्षेत्र हैं उनके नजदीक इस पठार के ही अंतिम सीमा के रूप में, पठार के ही अंतिम छोर के रूप में पूर्वी घाट पर्वत विद्यमान है और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र विद्यमान है। अर्थात ये हैं पठार के ही भाग, लेकिन तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचे होने की वजह से ये इस पठार को सीमांकित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी घाटों के मध्य स्थित ये कठोर चट्टानों वाला जो भाग है, जो कि आकृति में त्रिभुज जैसा है, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है और जिसका आधार उत्तर की ओर है। तो इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ ये भारत का एक महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रदेश और सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है। इसी भूआकृतिक प्रदेश में आप यदि मानचित्र पर गौर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस दक्कन के पठार की हम बात कर रहे हैं वो मानचित्र में आप ये दक्कन का जो पठार है ये स्पष्ट रूप से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और दक्कन का पठार प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य के भाग के अंतर्गत है, या फिर दक्कन के पठार का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा है। वहीं दक्कन के पठार का कुछ विस्तार दक्षिणी मध्य प्रदेश और कुछ कर्नाटक के उत्तरी भाग में भी है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा जो भाग है वो दक्कन के पठार के रूप में मौजूद है। और ये दक्कन का पठार लावा निर्मित चट्टानों से बना हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी मिश्रित जो लावा है उस लावा के ठंडा होने से और जमने से बनी जो चट्टानें हैं वो इस दक्कन के पठार की संरचना करती हैं। और यही कारण है कि जो दक्कन का पठार है यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो भी
गहरी काले रंग की काली मृदा यहाँ पर या फिर लावा निर्मित काली मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि मुख्य रूप से कपास की फसल के लिए उपजाऊ होती है और उस मृदा की जल धारण करने की क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये दक्कन का लावा पठार है। अब हम बात करते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे भाग की, और वो लिखा हुआ है मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी आधार वाले क्षेत्र में या फिर उत्तरी सीमावर्ती जो इलाका है प्रायद्वीपीय पठार का, वहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये मालवा का पठार है। और मालवा के पठार का जो विस्तार है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हम झालावाड़, बारां, कोटा, ये जो जिले शामिल हैं, इन दक्षिणी पूर्वी जिलों को शामिल करते हुए जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो इस मालवा पठार के अंतर्गत आता है। और मालवा पठार की जो चट्टानें हैं वो भी प्राचीन और आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये मालवा पठार इस प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस मालवा पठार के ही निकलने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो मिल करके मालवा पठार और बुंदेलखंड और बघेलखंड इनकी संरचना करती हैं। और ये सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, उन्हीं के मध्यवर्ती क्षेत्र में ये मालवा का पठार स्थित है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, और तीसरा भाग है बुंदेलखंड का पठार। और जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, मालवा पठार के ठीक पूर्व में और बघेलखंड पठार के ठीक पश्चिम में, अर्थात मालवा और बघेलखंड का जो पठार है उसके ठीक मध्यवर्ती भाग में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। और चूंकि स्थानीय पठार वही है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इसको स्थानीय रूप से अलग अलग नाम दिए गए हैं और इस तरीके से इनको अलग अलग भागों के रूप में यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो ये बुंदेलखंड का जो पठार है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार है। और ये बुंदेलखंड के पठार का निर्माण भी प्राचीन आग्नेय प्रकार की मजबूत और कठोर चट्टानों से हुआ है। अब इसी पठार का अगला भाग बघेलखंड का पठार। और जो बघेलखंड का पठार है ये बुंदेलखंड पठार के ठीक पूर्व में स्थित है। और बघेलखंड पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो मेन रूप से हम कह सकते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और बघेलखंड के पठार में छत्तीसगढ़ राज्य में कई महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से लौह अयस्क की खानें हैं, इसके अलावा मैग्नीज और अन्य प्रकार के जो धात्विक खनिज हैं वो भी इस बघेलखंड के पठार पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अगले भाग की, और जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और वो है छोटा नागपुर का पठार। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बघेलखंड के पठार के ठीक पूर्व में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है। इसका अधिकांश जो विस्तार है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। और छोटा नागपुर का पठार को जो है भारत में खनिजों के अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपदा यहाँ पर पाई जाती है। और खनिजों में भी हम बात करें, कोयला जो कि ईंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है ईंधन का, तो ये इस छोटा नागपुर के पठार में बहुतायत में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लौह अयस्क की भी बहुत खाने हैं, मैग्नीज और अन्य प्रकार के जो धातु खनिज हैं वो इस छोटा नागपुर के पठार में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर का जो पठार है वो पूरी तरह से खनिज संपदा से युक्त है और खनिजों की दृष्टिकोण से काफी संपन्न होने की वजह से ही इसे भारत में खनिजों के अजायब घर के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रायद्वीपीय पठार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अगले भाग की, जो कि है कर्नाटक का पठार। लिखा हुआ है और नाम से स्पष्ट है, ये कर्नाटक का पठार प्रमुख रूप से कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार है और यही कारण है कि इसको कर्नाटक पठार के नाम से जाना जाता है। आप मानचित्र में देख सकते हैं ये कर्नाटक पठार जो कि प्रमुख रूप से कर्नाटक राज्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ दक्षिणी जो भाग है और तमिलनाडु का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग,
इस कर्नाटक पठार के अंतर्गत आते हैं। और कर्नाटक पठार में प्रमुख रूप से जो लौह अयस्क है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर कर्नाटक में जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो बाबा बुदन की पहाड़ियों में लौह अयस्क बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज के भी यहाँ भंडार हैं और यहाँ पर पाया जाने वाला जो लौह अयस्क है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो यहाँ से देश के विभिन्न लौह इस्पात संस्थानों को भेजा जाता है। साथ ही साथ में यहाँ से जापान और ईरान के लिए भी यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से कर्नाटक का पठार लौह अयस्क की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है और भारत में खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ भारत के आर्थिक विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से भारत में दक्षिण का जो पठार है, तो इस दक्षिण के पठार को हम प्रमुख रूप से इन अलग अलग नामों से अलग अलग भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। और दक्षिण का पठार भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योगों का कच्चा माल कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के लिए जो आधारभूत चीजें हैं, खनिज संपदा, वो इस प्रायद्वीपीय पठार में ही पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्रायद्वीपीय पठार में ही है और धात्विक खनिज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के खनिज होते हैं वो इस प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। आपको जानकारी अच्छी लगे और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। और इससे अगले वीडियो में हम भारत की भूआकृतिक प्रदेश के अगले भाग अर्थात चौथे भूआकृतिक प्रदेश, जिसमें प्रमुख रूप से तटीय मैदान और द्वीप समूह की बात करेंगे, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।